हेलो फ्रेंड्स। अभी हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ आपकी बीपीएससी में नहीं है, बल्कि यूपीएससी के प्री एंड मेंस और जो लोग नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और बीपीएससी का जो बॉटनी ऑप्शनल है या जूलॉजी ऑप्शनल है उनके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिनके एग्रीकल्चर हैं वो भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्सन सही है। तो चलिए, चैप्टर का नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, एंड उसमें भी फर्स्ट चैप्टर है जिसे कहते हैं इकोसिस्टम। तो आप समझेंगे कि इको क्या है और सिस्टम क्या है। इकोज मतलब होता है हाउस, इकोज मतलब होता है हाउस, ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है हाउस। और सिस्टम मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ टू थिंग्स, मतलब कोई भी दो चीज़ मिल जाए तो उसको सिस्टम कहते हैं। सिंगल सब्जेक्ट को सिस्टम नहीं कह सकते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ टू थिंग्स इज नोन एज हाउस प्लस कंपोजिशन ऑफ टू थिंग्स मीन्स इको प्लस सिस्टम, तो दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है वो क्या है कि किसी भी इन्वायरमेंट का, नेचर का क्या है, फंक्शनल यूनिट है। तो इकोसिस्टम को, ठीक है ना, हम क्या देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट होते हैं। वो कंपोनेंट कितने तरह का होगा? दो कंपोनेंट होगा। कौन कौन से कंपोनेंट होगा? एक कंपोनेंट जो होगा वो बायोटिक होगा और एक ए बायोटिक होगा। ठीक है, बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक में क्या आएगा? तो जो भी लिविंग थिंग्स है उसको बायोटिक में रखेंगे और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको ए बायोटिक में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं एनसीईआरटी की लाइंस हैं, उसमें आपको चीज़ें एज इट इज़ मिलेंगे। तो चलिए, फर्स्ट वन, इकोसिस्टम can be visualized as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with surrounding means surrounding physical environment। मतलब कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो खुद के साथ तो इंटरेक्ट करेंगे ही आपस में, साथ साथ जो सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो आप कह सकते हैं कि ecosystem can be visualized as a function unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। Next है कि ecosystem varies greatly in size from a small pond to a large forest or a sea। मीन्स ये कह रहे हैं कि ये आपका इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मैक्रो माइक्रो हो सकता है। ठीक है ना, तो मैक्रो में आपका क्या आएगा? तो आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मैक्रो रखेंगे और माइक्रो में क्या आएगा? तो पॉन्ड आएंगे। ठीक है, मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम। पूरे बायोस्फीयर को ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं एज ए कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। सिंस दिस सिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories। टू बेसिक कैटेगरीज क्या है? तो एक होगा टेरेस्ट्रियल, एक एक्वेटिक होगा। तो मतलब आपसे पूछा जाएगा कि इकोसिस्टम में कितने पार्ट हैं, तो दो बोल सकते हैं। कौन कौन से? एक होगा टेरेस्ट्रियल और एक होगा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल कहाँ पे होंगे? तो जो लैंड पे पाए जाएंगे उसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहेंगे। एक्वाटिक कौन होंगे? तो एक्वाटिक विच विल बी फाउंड ऑन द वाटर। तो वाटर पे रहने वाले जो इकोसिस्टम है, वाटर पे रहने वाले जो इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होगा उसे कहेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम। सो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, देयर आर एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट फॉरेस्ट होंगे, ग्रासलैंड होंगे एंड डेजर्ट होंगे। ये कैसे होंगे? तो दे आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पॉन्ड, लेक एंड वेटलैंड एंड रिवर एंड स्ट्रीम आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट है क्रॉप फील्ड एंड एन एक्वेरियम में ऑल्सो बी कंसिडर एज मैन मेड इकोसिस्टम। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ये दो तरह का हो सकता है, एक तो मैन मेड हो सकता है या इसको क्या बोल सकते हैं, मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक, और एक हो सकता है नेचुरल। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या होगा? तो दोज इकोसिस्टम विच आर क्रिएटेड बाई नेचर। तो मैन मेड में क्या आएंगे इकोसिस्टम में? तो क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम जो मैन मेड के द्वारा मानव के द्वारा निर्मित है उसे बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड इकोसिस्टम। और जो जैसे फॉरेस्ट हो गया तो वो कैसा होगा? वो आपका नेचुरल इकोसिस्टम होगा। नेक्स्ट है वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट इज फूड चेन, फूड वेव इनटू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड आउटपुट डिग्रेडेशन एंड एनर्जी फ्लो। Next, energy loss. We will also look at the relationship, that is cycle, chain, food waves, and that are created as a result of these energy flows within the system and other interrelationship। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि इकोसिस्टम जो है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखते हैं इकोसिस्टम का। तो इन चैप्टर 13 यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। हम उसको अभी डिस्कस नहीं किए हैं लेकिन डिस्कस कर लेंगे। तो उस चीज़ों को फिर भी एक बार बता चुका हूँ कि बायोटिक लिविंग थिंग्स में आएंगे। ठीक है ना, जो भी बायोटिक होंगे उसको लिविंग थिंग्स आएंगे। ठीक है ना, और दूसरा होगा ए बायोटिक
एबायोटिक में क्या होगा, फिजिकल फैक्टर होंगे, क्या क्या आएंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, सनलाइट मेनली, सनलाइट, ठीक है, मॉइस्चर हो गया, मॉइस्चर हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होंगे, ये बायोटिक सिस्टम है। बायोटिक में क्या आएंगे, तो बायोटिक में आपको याद रखेंगे, प्रोड्यूसर हो जाएंगे, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर होंगे, कंज्यूमर, एंड थर्ड वन विल बी नोन एंड डिकम्पोजर, डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर दे विल फॉर्म द बायोटिक इकोसिस्टम, एंड बायोटिक इकोसिस्टम का पोर्शन होंगे, कंपोनेंट होंगे। एंड अब बायोटिक में क्या क्या आएंगे, टेम्परेचर, लाइट, सनलाइट, ठीक है ना, बीन दे विल बी अंडर एबायोटिक इकोसिस्टम, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट नेक्स्ट बातें हैं कि यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टेड ईच अदर एंड द सराउंडिंग, ठीक है। लेट अस लुक एट दीज कंपोनेंट इन मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन दीज कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। अब ये बोल रहे हैं कि आपने पहले, जो मैंने नहीं करवाया है अभी मैं करवा दूंगा इसके बाद, तो ये बातें बोल रहे हैं कि अब हम इसको इंटीग्रेटेड मैनर में देखते हैं। अब इस चीज़ों को, एनर्जी का फ्लो सिस्टम के अंदर कैसे होता है, उन चीज़ों को हम अभी इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। मीन्स जो इकोसिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें से एक है कि इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन एंड इनुमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीसीज कंपोजिशन, vertical distribution of different species occupying different layer in is called as stratification। देखिए ये क्वेश्चन तो जनरली आपको 1 मार्क्स में पूछते हैं, 10th और 12th के मार्क्स में, 12th के एग्जामिनेशन में, लेकिन आपको नहीं आएंगे, लेकिन जानना चाहिए क्या है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल्स इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, स्ट्रेटा का फॉर्मेशन होना। स्ट्रेटा क्या है, तो लेयर कहते हैं, स्ट्रेटा किसको बोलते हैं, लेयर को कहते हैं। लेयर वाइज फॉर्मेशन होते हैं, जो लेयर का फॉर्मेशन होता है उसको स्ट्रेटा कहते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को स्ट्रेटिफिकेशन होता है कहते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन कैसे, इसका मतलब सिंपल होता है कि अगर आप पूछेंगे कि किस तरह से सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, तो आपको पता ही है कि सबसे पहले जो आता है वो आपको आता है, छोटे प्लांट्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, हर्ब्स आते हैं, देन श्रब्स आते हैं, एंड देन ट्री आते हैं। तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ये जो लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है प्लांट में, उसे बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। फिर से आप समझेंगे कि क्या बोला जा रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। तो जो लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, तो जैसे आपको एग्जांपल बता दें कि सबसे छोटा जो होता है उसको हर्ब्स कहते हैं, देन श्रब्स होता है, देन ट्रीज होता है, ठीक है। तो वो जो फॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, लेयर कह रहे हैं। तो लेयर का फॉर्मेशन जो होता है वो जिस प्रोसेस से होता है उसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। अब एग्जांपल भी है कि फॉर एग्जांपल ट्रीज ऑक्यूपाई द टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर, while shrubs the second, herbs and the grasses at that, सब बोल रहे हैं सेकेंड, हर्ब्स सबसे नीचे एंड ग्रासेस वही नीचे होंगे हर्ब्स के जैसा ही, और सब सेकेंड होंगे, एंड देन ट्री होंगे, एंड देन फर्स्ट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। अगर आपको कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो है बायोटिक और एबायोटिक है, वो कहलाएगा कि फंक्शन यूनिट सिस्टम की तरह फंक्शन कर रहे हैं, तब जब हम इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, प्रोडक्टिविटी को कंसिडर करेंगे, डिकम्पोजिशन को कंसिडर करेंगे, एनर्जी फ्लो को कंसिडर करेंगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को कंसिडर करना है, जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर से एक बात बताते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो फंक्शन एज ए यूनिट तभी कहलाएगा कब, जब प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, उसके बाद प्रोडक्टिविटी होगी तो डिकम्पोजिशन भी होगा, मीन्स सड़ेंगे ही, सड़ने के बाद फिर क्या होगा, इन चीज़ों के लिए एनर्जी फ्लो की ज़रूरत है, एनर्जी फ्लो होगा, और फिर इस एनर्जी को पाने के लिए हमको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी, तो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होगी, ठीक है। तब हम इसको क्या बोलेंगे कि दे आर फंक्शनिंग एज अ सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बातें हैं वो ये है कि टू अंडरस्टैंड द इथोज ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ पॉन्ड, ठीक है ना। हम किसको एग्जांपल दे रहे हैं, तो हम पॉन्ड का एग्जांपल दे रहे हैं। किस चीज़ के पढ़ने के लिए, तो हमको पढ़ना है स्मॉल इकोसिस्टम, दैट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम का स्मॉलेस्ट पार्ट हम देख रहे हैं पॉन्ड को। तो दिस इज फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड रेदर सिंपल इकोसिस्टम। चलिए, क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जो इकोसिस्टम होगा वो कैसा होगा,
तो इकोसिस्टम होगा सेल्फ सस्टेनिंग, होगा सेल्फ सस्टेनिंग, ठीक है ना, उसको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ सस्टेनिंग होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सेल्फ सस्टेनिंग है तो बोलेंगे हाँ सेल्फ सस्टेनिंग है, ठीक है ना। पूछेगा इकोसिस्टम क्या सेल्फ सस्टेनिंग है तो बोलेंगे हाँ सेल्फ सस्टेनिंग है, ठीक है। तो दिस इज fairly a self-sustainable unit rather than simple example that explain when the complex interaction that exist in an aquatic ecosystem. A pond is a shallow water body in which all the above mentioned four basic component of an ecosystem are well exhibited. मतलब कहता है कि पॉन्ड एक छोटा सैलो वाटर सिस्टम है जहाँ पे जो हमने ऊपर के चार चीज़ें डिस्कस किया है, चार प्रोसेस क्या क्या, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल, जो ऊपर में ये हमने डिस्कस किया है, उस चीज़ को यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं। तब abiotic component is water with all the dissolved inorganic and organic substances and rich soil deposit at the bottom of the pond। बोल रहा है कि जो abiotic component होगा वो क्या क्या है, वाटर है, उसके साथ उसमें क्या डिजॉल्व है, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिजॉल्व है, और साथ में रिच सॉइल भी है एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। नेक्स्ट है द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शंस ऑफ द इंटायर पॉन्ड। तो इनको कंपोनेंट कौन सा कंट्रोल कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, लेंथ एंड डे और नाइट का लेंथ से कंट्रोल हो रहा है, अदर क्लाइमेटिक फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजेस। अब ये बोलता है कि ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स दोज विच आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग देयर फूड। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, फाइटोप्लैंक्टन जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, फाइटोन का प्लांट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो आपको पॉन्ड में मिलेंगे उसको फाइटोप्लैंक्टन कहेंगे। फिर सम एल्गी होंगे, फिर फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट होंगे फाउंड एट द एजेस। नेक्स्ट द कंज्यूमर आर रिप्रेजेंटेड बाय जू प्लैंक्टन। अब पूछेंगे कि कंज्यूमर, हमने अभी आगे डिस्कस किया था कि तीन कंपोनेंट होंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो जो कंज्यूमर होंगे उसका जो मेन पार्ट होगा वो कौन कौन होंगे, तो कंज्यूमर में आएंगे जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। द डिकम्पोजर जो थर्ड वन है वो कौन होंगे, तो यहाँ फंगाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजलेट स्पेशली अबंडेंट इन द पॉन्ड बॉटम ऑफ द पॉन्ड। कहाँ होंगे, ये सारे जो आपको डिकम्पोजर मिलेंगे कहाँ पे मिलेंगे, तो बॉटम ऑफ द पॉन्ड पे मिलेंगे। दिस इकोसिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल। that is this system performs all functions of an ecosystem and of biosphere as a whole, that is conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy by sun, by the autotroph, composition of autotroph by heterotroph, consumption of autotroph by heterotroph, and decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for the use of the by the autotroph। मतलब ये सिंपल बातें बोल रहा है कि जो फंक्शंस होते हैं वो अपना बता रहा है कि क्या क्या काम करते हैं। तो आप समझ जाएं कि जो प्रोड्यूसर है वो प्लांट है, ठीक है ना, और एल्गी है, ठीक है। वो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, फूड बनाएंगे, ठीक है, फूड बनाएंगे। अब वो प्रोड्यूसर फूड को कहाँ से बनाएंगे, तो सनलाइट चाहिए, सनलाइट के प्रेजेंस में, और कहाँ से होगा, तो वाटर की प्रेजेंस चाहिए, ठीक है, सॉइल के प्रेजेंस में। तो ये प्रोड्यूसर फूड बनाएंगे, वो फूड जो है किसके द्वारा कंज्यूम किए जाएंगे, कंज्यूमर के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। एनर्जी का फ्लो होगा, किसका फ्लो होगा, एनर्जी का फ्लो होगा। किस में हम ये सारी बातें कर रहे हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम, एक छोटा सा इकोसिस्टम हम पढ़ रहे हैं, उसमें पॉन्ड इकोसिस्टम की बातें कर रहे हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि कैसे हर जो सिस्टम के अंदर बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर काम करते हैं, उनकी हम चीज़ों को, इंट्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर जो होगा वो फूड बनाएगा, उसको कौन कंज्यूम करेगा, तो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। और इस कंज्यूमर को बाद में जब डेड होगा तो इसको कौन कंज्यूम करेगा, तो डेड को कंज्यूम करने के लिए डिकम्पोजर होता है। तो डिकम्पोजर कौन होगा, तो डिकम्पोजर में आपका आएगा बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है। कंज्यूमर में कौन आएगा, तो आप तो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन आएंगे। प्रोड्यूसर में कौन आएंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, ठीक है ना। प्रोड्यूसर आएंगे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन यहाँ आएंगे, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन के अलावा आपको एल्गी मिलेंगे, स्मॉल प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी फिशेज हो जाएंगे कंज्यूमर में, ठीक है। ये सारी हमने स्टडी कर दी है। अब नेक्स्ट बात बोलता है कि these events are repeated over and over again. There is unidirectional movement of energy towards the higher trophic levels and its dissipation and loss as heat of the environment। मतलब ये बोलता है कि एनर्जी का फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होगा। एनर्जी विल फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल मीन्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। इट मीन्स कि जो एनर्जी होगी
वो कहाँ से कहाँ होगा, तो प्रोड्यूसर होंगे, देन कंज्यूमर होंगे, देन आपका वो डिकम्पोजर की तरफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है? तो प्रोडक्टिविटी है, जैसे आप प्रोडक्टिविटी है कि उत्पादकता है, जिससे आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं घर पे तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन। और जो प्रोसेस होता है, जैसे प्रोडक्टिविटी होती है कि कोई भी जो एबिलिटी है कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो चलिए उसी को बारे में हम स्टडी करते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। ये बताया जा रहा है कि किसी भी इन्वायरमेंट में सोलर एनर्जी जो है वो बेसिक एनर्जी का सोर्स होता है। ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था कि जैसे पूछा गया था कि बेसिक न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड फ्रॉम, तो किन्हीं लोगों ने क्या किया होगा कि इसको देखा होगा और ये याद आया होगा कि अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज सनलाइट, तो सनलाइट लगाया होगा प्री के एग्जाम में बीपीएससी के। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट मिलता है सॉइल से। लेकिन और हमने क्या समझ के बोला, ये समझा कि एनर्जी, तो एनर्जी जब आपका क्वेश्चन आएगा कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, देन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी। So a constant input of solar energy is the basic requirement of any ecosystem to function and sustain. Next step, primary production is defined as amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plant during photosynthesis. तो अब आपको आ गया कि प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, पीपी। प्राइमरी प्रोडक्शन इज आपका क्या है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन जो है बायोमास या जो ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होगा, ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, तो वो कब से, तो पर यूनिट एरिया के अंदर, किसमें, पर यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया, ठीक है ना, फॉर अ टाइम, मीन्स एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम, जो पर यूनिट एरिया के फॉर एट पर्टिकुलर टाइम जो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का डेवलपमेंट होगा, जो प्रोडक्शन होगा पर्टिकुलर यूनिट एरिया के अंदर एट पर्टिकुलर टाइम, दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेट। वेट मीन्स किसमें, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज क्या है कि बायोमास हम ग्राम में कर रहे हैं, बायोमास ग्राम में होगा, और ये किस में होगा, एरिया किस में होगा, तो मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और किस में करेंगे, एनर्जी के रिस्पेक्ट में। ये पूछेगा वेट के रिस्पेक्ट में तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और पूछेगा एनर्जी के रिस्पेक्ट में तो होगा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, समझ में आया। उसके बाद आगे देखते हैं कि द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। अब जिस रेट के साथ बायोमास का प्रोडक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। ठीक है, तो इट इज एक्सप्रेस, अब देखिए कैसे एक्सप्रेशन होगा, तो पर यूनिट एरिया कर रहे थे, अब पर यूनिट टाइम भी कर दिए, तो क्या होगा कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है ना। उसके बाद और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है ना, तो अब ये चीज़ें समझ में आ रही है कि दो इकोसिस्टम के अगर पूछ दिया जाए कि किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, तो जिसमें भी ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ज़्यादा होगा, मीन्स कहीं पे 10 दिए रखा है, कहीं पूछे कि 1 पाउंड का जो है वो प्रोडक्टिविटी है 10 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो और एक की है 15 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो आपको कौन होगा, 10 और 15 में से आपको 15 करने हैं। ये वाला सिंबल नहीं लगाने हैं, ये गलत हो जाएगा, बल्कि हमें ये लगाने हैं कि जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जो नंबर न्यूमेरिकली ज़्यादा होगा उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कैसे डिवाइड करेंगे, तो ग्रॉस एंड प्राइमरी, नेट। ठीक है, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस नेट। अब देखिए क्या होता है ना कि आप जब वो उसमें भी पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं जब बनाते हैं तो कुछ चीज़ें डिप्रिसिएट हो जाता है। ठीक है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी होगा। जब आप सिस्टम में तैयार करते हैं तो एनर्जी जब बनती है तो कुछ कंज्यूम भी होती है। ठीक है, कुछ क्या 90% एनर्जी जो है वेस्ट हो जाते हैं, सिर्फ 10% का एनर्जी फ्लो होता है। और आप उसको क्या नाम बोलते हैं, तो उस लॉ को बोलते हैं लीडमांस लॉ। लीडमांस लॉ सभी लोग जानते होंगे कि एनर्जी में 1 ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल जब प्रोसेस का इंक्रीज एनर्जी का फ्लो होता है तो मात्र 10% ही एनर्जी फ्लो होती है, 90% डिसिपेटेड हो जाता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे हो रही है कि एनर्जी जब लॉस होगा तो उसको कहेंगे, वो जो होगा, जो मेन एनर्जी जो सबसे पहली बार बनता है उसको बोलते हैं ग्रॉस, और उसमें से जो खपत हो जाएगी, कंजप्शन को कर देंगे ग्रॉस माइनस कंजप्शन, देन इट इज नोन एज नेट।
ठीक है। आप ऐसे समझेंगे कि आप 10 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया में पूछेगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या है आपका, तो आपका नेट प्रॉफिट कैसे होगा, तो 10 रुपया कमाते हैं, 5 रुपये का उसमें आप खर्च कर देते हैं, तो प्रॉफिट आपका नेट 5 रुपीज़ हो रहा है। ठीक है। तो वो यही चीज़ है कि नेट एंड ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स ज़्यादा होगा, नेट कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको कंजप्शन में या एनर्जी के उसमें एनर्जी के लॉस में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या बातें हो रही है। तो ये बातें मैंने बोल रखा है, 3 चीज़ें अभी आप समझेंगे, समझें। एक तो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और प्राइम, इसमें भी प्रोडक्टिविटी में 2 तरह का पढ़े हैं आपने, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो फिर से यहाँ देखते हैं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. The considerable amount of gross primary productivity is utilized by plant in respiration. respiration में हम इसको लॉस कर देते हैं, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपसे पूछा जाएगा एनपीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो एनपीपी इक्वल्स टू हो जाएगा जीपीपी मीन्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इज नोन एज एनपीपी मीन्स नेट प्राइमरी, क्या बोलेंगे उसको, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉप्स या हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर। ये बातें बोल रहे हैं कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा इसी को हम यूटिलाइज करेंगे। कौन यूटिलाइज करेंगे, तो इसको यूटिलाइज करेंगे कंज्यूमर। ठीक है, इसको यूटिलाइज करेंगे कंज्यूमर, और इसको कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, और सिंगल टर्म में इन दोनों को मिलकर हम क्या कह सकते हैं, तो दे आर हेट्रोट्रॉप means those which are dependent for food on different animals, different organism are known as heterotrophs। means जो हमें डिकम्पोजर और कंज्यूमर का जो एनर्जी मिलेगा वो क्या होगा, उसको कहेंगे वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही होगा। फिर होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या होता है, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जो ऑर्गेनिक मैटर बना पाएंगे उसको कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग इन पर्टिकुलर एरिया। It also depends on the particular variety of environmental factors, availability of nutrient। आपको पूछा जाएगा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे, तो सबसे पहले कि प्लांट का स्पीसीज पे डिपेंड करेगा और किस एरिया में रह रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फैक्टर्स पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे आप इन्वायरमेंटल फैक्टर में आप पूछ सकते हैं सर ऐसा क्या है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर एक आपका रेन फॉरेस्ट हो गया, एक आपका जो है डेजर्ट हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। फिर एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ प्लांट, हर प्लांट का अपना अपना अलग अलग फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होता है, स्टोमाटा के उस पर डिपेंड होता है, प्लांट का साइज के ऊपर डिपेंड होता है। सो हर प्लांट का अलग अलग प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी होती है, तो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होती है। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। द नेट एनुअल, द इन एक सेकेंड, ये क्या लिखा है कि द annual net primary productivity of whole biosphere is approx 170 billion tons dry weight of organic matter। ये चीज़ें याद रखेंगे, ये क्वेश्चन प्री में बहुत बार पूछा जा चुका है। किसमें, तो ये नीट के में प्री में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितना बताया गया है, तो 170 बिलियन टन्स। ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स। ठीक है, ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ सरफेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन इज ओनली 55 बिलियन टन्स। ठीक है ना। तो इसमें से भी of these despite occupying about 70% of surface the productivity of ocean is only 55 billion tons। मीन्स ये बोल रहा है कि जो ओशन का जो एरिया है वो 75% है ओवरऑल एटमॉस्फेयर में, सॉरी ओवरऑल आपके उस पर, तो इसमें 70% ओशन ऑक्यूपाई करने के बावजूद जो है उसकी प्रोडक्टिविटी मास 55 बिलियन टन्स है। तो अब आपका बच गया कितना, 170 माइनस 55 बिलियन टन्स करेंगे तो आपको हो जाएगा 115 बिलियन टन्स। ठीक है, वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो टेरेस्ट्रियल के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। रेस्ट ऑफ द कोर्स इज ऑन लैंड दैट इज टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अगले टॉपिक में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।